बच्चे ये शीट को आप लोग कलेक्ट कर लेंगे जो ऑनलाइन नहीं, मतलब अभी ऑफलाइन नहीं आया, तो यहाँ सेंटर से इसको कलेक्ट कर लेंगे। ये फॉर्मूला शीट है, इसमें सारे फॉर्मूलेज हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम लोग एंटर करने जा रहे हैं किसकी फील्ड में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फील्ड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे देखो कुछ गिनती की चीजें वो याद रखना और सारे के सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक्स का मतलब है। अब इधर ध्यान, जय इधर हो जाओ। उसको देखता नहीं ना सर, सर को अलग कराओ सर, तो इसको यहाँ बैठा दे। वो सबसे शांत है। कौन? इसका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ। वो शातिर है। चलो ध्यान दो। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस और इसका मतलब होता है रेस्ट। जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में होंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, उसी की स्टडी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। बहुत पहले थेल्स ने 100 ईयर्स पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये पूछता है एग्जाम में, हाँ, कि देखो एक उन्होंने ली थी ग्लास की रॉड और एक मटेरियल लिया था उन्होंने सिल्क, सिल्क का क्लॉथ। उसके बाद उन्होंने लिया था प्लास्टिक, मुझे नहीं पता उसमें प्लास्टिक आया था कि नहीं, प्लास्टिक। और इसके साथ में उन्होंने लिया था एक बिल्ली को, बिल्ली, कैट फर, बिल्ली का फर। इनको आपस में रब किया और इनको भी आपस में रब किया, सेपरेट सेपरेट रब किया। इसके भी उन्होंने दो पेयर लिए थे, दो अलग अलग ग्लास रॉड्स थी या ग्लास की ट्यूब्स थी, जो भी बोलो, प्लस सिल्क क्लॉथ। तो इसका एक पेयर था, इसका एक पेयर था। उन्होंने जब इसको रब किया उसके बाद देखा ग्लास और ग्लास एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, सिल्क सिल्क एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, लेकिन जब इनको पास में ला रहे हैं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे यहाँ का प्लास्टिक की एक और उन्होंने रॉड ली, प्लास्टिक प्लस ये कैट पर, ये भी सेम सेम एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे बताना है आपको किस पे पॉजिटिव चार्ज आया था, किस पे नेगेटिव चार्ज आया था। तो ये हमको याद रखना है। बताओ अभी किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था ऊपर वाले केस में? ग्लास पर। गुड, ये हो गया था पॉजिटिव और ये हो गया था नेगेटिव। एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कोई चीज नहीं थी, ये एक दूसरे से अपोजिट नेचर शो कर रहे थे, इसलिए एक को पॉजिटिव बोल दिया, एक को नेगेटिव बोल दिया। इस केस में क्या हुआ होगा? हाँ, कैट फॉर पॉजिटिव। अरे बात याद है। और प्लास्टिक क्या हुआ था? नेगेटिव। ये पूछा है एक बार एग्जाम में कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया, बताओ ग्लास ट्यूब को और प्लास्टिक की रॉड को आपस में पास लाएंगे तो क्या होगा उनके बीच? तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये पूछा था एग्जाम में, इसलिए इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। ग्लास कैसा होता है? पॉजिटिव, जब उसको रब करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। सबसे पहले ये क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया, हमने एक दूसरे को रब किया इसको, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में से निकल के दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर जाते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये नेगेटिवली चार्ज। अब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो या चार या पांच या 50 या लाख, कभी भी 3.5 4.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। तो जो मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड आपको पूछेगा कि बताइए कि जो चार्ज होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इनकी क्या? ये क्वांटाइज्ड है। तो बॉडी में चार्ज कितना हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव, आए तो नेगेटिव। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कंजर्व फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। कोई एक सिस्टम आइसोलेटेड है, इसके अंदर जितने चार्ज थे इसको आपने शेक कर दिया, जो करना है कर लो, इसमें उतने ही चार्ज बाद में मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 कूलम चार्ज था पॉजिटिव, -3 कूलम चार्ज था, +6 कूलम चार्ज था। इसको आपने जोर से शेक किया तो यहाँ पे दो ही चार्ज बन गए। एक हो गया +2 कूलम, तो अगला क्या होगा? 5 और 6 11, 11 में 3 गए 8, तो अगला वाला क्या होगा? 6 कूलम। देखो दोनों को ऐड कर देते, 6 और 6 आ रहा है, सेम चीजें आ रही है। पीछे बात कर रहे हैं। तो चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है। उसके बाद तीसरी चीज क्या थी? सेम एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद हमको पढ़ना है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली इस पूरे चैप्टर में। तो कूलम्ब, कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि उन्होंने दो चार्ज आपस में पास पास रखे थे, एक था Q1 और एक था Q2। दोनों के बीच में ना कुछ फोर्स लग रहा था। अभी अट्रैक्टिव फोर्स था या रिपेलिंग फोर्स था ये बाद में डिस्कस करेंगे, पर फोर्स तो लग रहा था। उन्होंने देखा कि ये जो फोर्स है ना,
अगर मैं Q1 और Q2 को बढ़ाता हूं तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना उसके प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने किया क्या होगा, एक बार Q2 को बढ़ा के देखा होगा तब भी फोर्स बढ़ा, एक बार उन्होंने Q1 को बढ़ा के देखा होगा तो भी इनके बीच का फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी होगा बढ़ गया, तो उन्होंने बोला इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व की, उन्होंने देखा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उन्होंने इन दोनों चीजों को एक साथ क्लब कर दिया और बता दिया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाद में एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे उन्होंने एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बन जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है अट्रैक्शन और पॉजिटिव फोर्स का क्या मतलब होता है, रिपल्शन। इतना हमको पता है। उसके बाद रही बात अब इसकी डायरेक्शन की, मेन चीज डायरेक्शन फंसती है। अगर आपको कभी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कैसी होगी, जो इन दोनों चार्ज के सेंटर को जोड़ दे, बस। अब फोर्स में इसके अलोंग होने वाला है। अगर रिपल्सिव फोर्स है तो इसके ऊपर इधर लगेगा और इसके ऊपर इधर लगेगा, लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगता और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगता। तो फोर्स की डायरेक्शन हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो, कैसे बनाएंगे, दोनों चार्जेस के सेंटर्स को जोड़ देंगे। जोड़ने वाली जो लाइन है ना उसी लाइन के अराउंड फोर्स होने वाला है। अट्रैक्टिव होगा तो दूर दूर, रिपल्सिव सॉरी अट्रैक्टिव होगा तो पास पास, रिपल्सिव होगा तो दूर दूर जाएंगे। तो हम इसकी डायरेक्शन भी समझ लें। अब देखो अगला पेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे ना मैंने एक चार्ज ले लिया है कैपिटल Q और यहाँ पे एक छोटू सा चार्ज लिया है स्मॉल q। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। तो मैं सबसे पहली चीज निकालूंगा नंबर 1 कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, Q अपॉन R स्क्वायर। दूसरी चीज आपसे ये पूछेगा कि इस चार्ज के कारण, इस बड़े वाले चार्ज के कारण इससे r डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पे कोई दूसरा चार्ज आने के बाद ना कुछ फोर्स को फील करता है। जैसे कि देखो कहीं पे आग जल रही है, बहुत ठंडी का समय है, आप उससे 1 किलोमीटर दूर हो, क्या आपको फील होगा उससे कुछ नहीं, आप उसकी फील्ड में आई नहीं जहां पे आप उसको महसूस कर सके। जैसे जैसे आप उसके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब आप उसको फील कर पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया कहते हैं। तो इस बड़े से चार्ज के कारण इसके चारों तरफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इससे दूर जाओगे ना वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो हमें इससे r डिस्टेंस के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने बोले तब आप क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पे निकालने बोलेगा उस पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लेंगे। देखो डायग्राम में मैंने बना दिया, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, वो वहां पे है नहीं, हमने वहां पे एक एज्यूम कर लिया। सोचो अगर यहाँ पे एक छोटा सा Q0 नाम का चार्ज होता तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता, K Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन किया गया है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कोई टेस्ट चार्ज जितना फोर्स फील करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो कट पिट के आपके पास क्या मिलने वाला है, E is equals to KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। इतना थ्योरी हमें याद नहीं रखनी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बन रही है, बड़े वाले के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कौन आएगा, बड़ा वाला आएगा, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए सेम वही फंडा है। मैंने बताया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे फोर्स, उसके लिए सेम फंडा है। मुझे बताना है इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों एक लाइन से मैंने जोड़ दिया। दोनों को अगर मैंने एक लाइन से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अलोंग रहने वाली है। इस बड़े से चार्ज के कारण इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, इससे अवे। अगर चार्ज ये वाला ना बड़ा वाला चार्ज जो है ना अगर पॉजिटिव होता तो इस साइड लगती, लेकिन अगर ये वाला चार्ज जो है अगर ये निगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, इस तरफ।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि अगर नेगेटिव चार्ज होता ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होती है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, फोर्स की वैल्यू, और ये क्या है, चार्ज की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हम लोग और क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज। ये दोनों फॉर्मूले यूज, दोनों फॉर्मूले, तो ये दोनों फॉर्मूले का हम लोगों को भरपूर इस्तेमाल करना है। कितना क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने याद कर लिए, इनकी यूनिट भी याद कर ली। अब उसके बाद आ जाता है कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल नाम से हमको पता चल रहा है दो पोल्स, दो इक्वल और अपोजिट पोल्स जब एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे। इनकी शॉर्ट डिस्टेंस कितनी है, 2a। ये क्या बात हुई, हम इनकी डिस्टेंस को a भी तो ले सकते थे, 2a क्यों ले रहे हैं? सेंटर से a/2 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सेंटर से इनकी ना, मतलब पॉइंट्स के डिस्टेंस लेते हैं, तो अगर मैं सेंटर पे ले लूं तो ये डिस्टेंस फिर a/2 हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, पूरा 2a लेते हैं, तो ये भी a और ये भी a। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो मेन एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस होता है ये वाला जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, और एक ये एक्सिस होता है जो कहलाता है पोलर एक्सिस। अगर आपको बोले पोलर एक्सिस को डिफाइन कीजिए तो आप क्या बोलेंगे, किसी भी डाइपोल के सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलरली पास होने वाला एक्सिस क्या कहलाता है, पोलर एक्सिस कहलाता है। अगर आपको बोले इक्वेटोरियल एक्सिस को डिफाइन कीजिए तो क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों पोल्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वही क्या होती है, इक्वेटोरियल एक्सिस होती है। सॉरी, मैंने इसको इक्वेटोरियल बोल दिया नहीं, सॉरी, ये पोलर एक्सिस और ये इक्वेटोरियल एक्सिस। ये पोलर दोनों को जोड़ने वाली, और इक्वेटोरियल क्या होती है, दोनों के सेंटर पे जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल एक्सिस। तो इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू बता रखी है। इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, अभी नहीं, कुछ समय की बात करेंगे। ये भी करना है छोटा सा डेरिवेशन, एक बार आप लोग खुद से भी करो, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको रटाने का काम करने वाला हूँ। तो देखो, इन दोनों के बीच में मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखो भैया, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके कारण जो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमको निकालना है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला दे रखा है, इस पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, के पी अपॉन, बोलते जाओ शीट से देख लीजिए, आर क्यूब ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा ना इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाने वाला एंगल है, ये वाला एंगल थीटा। सोचो अगर पॉइंट यहाँ पे होता तो एंगल कितना हो जाता, 0। कॉस 0 यानी कि 1, तो 1 + 3 4, अंडर रूट 4 यानी कि 2। तो फॉर्मूले में क्या आ जाता है, 2kp अपॉन आर क्यूब। लेकिन वहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है ना, वो किस तरफ आती है, इस तरफ आती है, इस तरफ आती है। इसको हम लोग निकालेंगे एक्सपेरिमेंट में, तो पता चले। अरे ऐसे भी देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जितनी कम डिस्टेंस उतनी खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव वाले से देखो कम डिस्टेंस है इसकी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। नेगेटिव वाला तो बहुत दूर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, उसी तरफ आएगी। लेकिन जब हम लोग इस पॉइंट पे निकालेंगे तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, अंडर रूट 1 यानी कि 1। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, के पी अपॉन आर क्यूब, और इसकी जो डायरेक्शन है ना इस तरफ है। इसलिए कई बार इसमें बुक्स में क्या लिखता है, इसके सामने मैंने माइनस साइन लगा देता है। माइनस साइन का मतलब है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है। इस डायरेक्शन में क्यों होती है, क्योंकि देखो ये जो नेगेटिव वाला है ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पे, कैसे निकालेंगे, जब भी डायरेक्शन निकालना है तो सबसे पहले उस पॉइंट को इस चार्ज से जोड़ दो। अब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होने वाली है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, टुवर्ड्स द चार्ज।
तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर, और पॉजिटिव वाले के कारण हमको निकालना है, तो पहले तो इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद ये जो लाइन इनको ऐड जो ज्वाइन कर दी है उसके अलोंग ही इसकी डायरेक्शन होने वाली है। चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगी, अवे, ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसी तरफ तो आएगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इस तरफ होती है, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इस तरफ। तो डायग्राम में आप लोग ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। हाँ, लेकिन अगर इनको चेंज कर दिया, अगर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव आ गया, तब इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इसका डायरेक्शन कुछ याद आ रहा है। चलो इसके बाद देखो अगला जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस बनाने के बाद फिर आप लोगों का टेस्ट होगा। आज नहीं, 2 क्लासेस हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद टेस्ट दोगे, उसमें आप लोग का परफॉर्मेंस देखेंगे कि कैसा हो रहा है। अदरवाइज फिर हम लोग अपना रिवीजन का पैटर्न चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को भी कुछ दिक्कत है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, सर थोड़ा फास्ट हो रहा है या ऐसा हो रहा है। और रिवीजन करने के लिए आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ के आओगे ना तो और अच्छा होगा आपके लिए, है ना। इसके रिजल्ट में हम देखेंगे कि रिवीजन हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है कि थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज करना है। अगर आप लोग सिर्फ शॉर्टकट मिले तो अच्छा है। तो अगला देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये जो हमारा डाइपोल होता है, डाइपोल हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत कम डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ होते हैं तो इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इनके जो बीच की डिस्टेंस इसको हम 2a कहते हैं। तो नंबर 1 चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई कोई भी एक चार्ज, तो 2a³ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या आता है। यही इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। मैंने लिखा नहीं ना यहाँ पे, अच्छा हाँ, ऊपर में हमने यहाँ पे लिखा रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2a। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चार्ज जो होता है वो तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो है ना डायरेक्शन हम बताते हैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। 1 मार्क में पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, तो आप लिखेंगे निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ समृद्धि, आप बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है किसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज से किस चार्ज की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो हम मोटा मोटा ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना बहुत बड़ा सा एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे कोई बड़ा सा एक नेगेटिव, ऐसा कोई चार्ज रखा नहीं है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसके बीच में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है। यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला चार्ज रखा है मैंने और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वाला चार्ज रखा है। ये ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर देखो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ना ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये नेगेटिव वाला चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब आप खुद देखो, अब आप एक पेन को रखो उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, इस डायरेक्शन में, तो देखना ये घूम के सीधा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल घूम के कैसे होने की कोशिश करेगा, सीधा। आप इसको कितना भी डिस्टर्ब करो ये वापस से इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो कोई भी चीज घूमती कब है, जब उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, टॉर्क। तो जब आपने इसको घुमाया, अब जैसे ही आपने छोड़ा तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, वो वापस से घूम के अपनी पोजीशन में आ जाएगा। उसको घुमाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे हम टॉर्क कहेंगे और घूमने के लिए जो उसके पास एनर्जी है उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अरे ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने और ऐसे बहुत सारे किए होंगे, जैसे रबर बैंड को यहाँ पे लगा लिए और उसमें अगर आपने पेन का ढक्कन लगा के ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, वो खुद से घूम जाएगा। घूमने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क, और टॉर्क लगाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो रबर बैंड के पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, पी ई साइन थीटा। पी क्या था, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ई क्या चीज थी, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। तो एक्चुअली फॉर्मूला आता है टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई।
P क्रॉस E, इसी को हम लोग स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं क्या, PE sin थीटा, PE sin थीटा, PE sin थीटा। ये हो जाता है हमारा टॉर्क। कितना टॉर्क लगेगा आपको, इसी को सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको ना इनके बीच की डिस्टेंस और दोनों चार्जेस देता है, तो आप P की वैल्यू निकालते हो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्ट दे देगा, एंगल वगैरह दे देगा, तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड में देखो आपको दो थीटा दिख रहे हैं, एक दिख रहा है थीटा 2, एक दिख रहा है थीटा 1। यानी कि देखो अगर मैंने इसको इस पोजीशन में रखा हुआ है तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी, तो दो थीटा यहाँ पे बताने हमको जरूरी है। एक जो ये अभी बना रहा है और फाइनली कितना बनाएगा थीटा 0, तो दूसरा वाला थीटा देगा नहीं आपको, दूसरा वाला थीटा आपको पता होना चाहिए कितना है 0। हाँ किसी क्वेश्चन में दे सकता है कि ये 75 डिग्री से 60 डिग्री तक के आ गया, तब दोनों थीटा आपको पता है, अदरवाइज एक थीटा क्या होगा 0। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें दूसरा थीटा आप लोग को बाय डिफॉल्ट 0 लिख लेना है कि भाई ये 60 डिग्री पे ना एक डाइपोल रखा हुआ था, जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो बताओ अभी उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही वो छूटेगा तो वापस से कहाँ आएगा, वो ऐसा अलाइन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ग्राउंड है, इससे 10 मीटर की हाइट पे कोई बॉडी रखी हुई है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप बोलेंगे mgh, यानी कि mg इंटू 10 मीटर। आपको पता है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आएगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी, वैसे ये भी बीच में कहीं नहीं रुकेगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, PE cos थीटा, और cos थीटा अगर मैं बोलूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है वर्क डन हमेशा। हाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है ना, क्योंकि देखो इसके पास में एनर्जी है कि ये इस डायरेक्शन में वर्क कर सकता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये भी कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था एटम्स के बारे में तो देखा था कि सबसे अंदर वाले में बहुत ज्यादा नेगेटिव -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो जैसे जैसे बाहर जा रहा है तो हम बोल रहे थे एनर्जी बढ़ रही है और एनर्जी 0 की तरफ जा रहा है। तो जितनी भी इस टाइप की एनर्जी होती है ना, ये सब नेगेटिव ही होती है। इसके बाद देखिएगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि अभी अभी समृद्धि ने हमें बताया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे बाहर निकलेगी। ये मैग्नेटिक टाइप की नहीं है, मैग्नेट में क्या होता है कोई भी पोल अकेला नहीं रह सकता, सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ पोल नहीं रहता, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमेशा क्लोज लूप बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि क्लोज लूप बनाए, एक अकेला पॉजिटिव चार्ज रह सकता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलेगी। अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके अंदर आती है, हमेशा उसके अंदर। अगर फिर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो यहाँ पे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएंगी, तो भैया पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव के अंदर जाती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव के अंदर जाती है। लेकिन ये डायग्राम बनाते समय हमेशा एक चीज का ख्याल रखना, हमेशा कि जो भी आप बना रहे हो ना, जैसे कि नेगेटिव चार्ज है तो इसमें कभी भी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं घुसेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अंदर घुसती है, बाहर निकलती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ तो ये ऐसे कभी नहीं घुसेगी, ये ऐसे करके देखो ऐसा घुसेगी इसके अंदर, दिख रहा है सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो आपके ऊपर आपके पास कई सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके बाहर निकल रही थी, ऐसा डायग्राम आपको दे देगा। फिर बोलेगा कि अगर मैंने यहाँ पे एक कोई मेटेलिक पीस रख दिया तो बताओ अब ये कैसे पास होगी। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी होता है, ये वाला ऑप्शन कि मेटेलिक पीस को आपने रख दिया है तो देखो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएंगे, क्योंकि मेटल अपने में से पास होने देता है गलत, इसमें अब उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किसी भी सरफेस पे ये कैसे एंटर करता है, हमेशा परपेंडिकुलर है, तो पता है ये अपने आप चेंज हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा परपेंडिकुलर अंदर, ये ऐसा परपेंडिकुलर अंदर, ये ऐसा परपेंडिकुलर अंदर घुसेगा। तो किसी भी सरफेस में ये कैसे एंटर करते हैं, परपेंडिकुलर। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, परपेंडिकुलर एंटर करेंगे।
तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बनाया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है और नेगेटिव के अंदर आ रही है। उसके बाद मैंने बनाया है कि दो सेम टाइप के चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी वो तो खुशी खुशी निकल गई, इस डायरेक्शन में भी खुशी खुशी निकल गई, लेकिन जो यहाँ से निकली उसको तो अभी रिपेल करेगा, तो ये पता है ऐसी घूम जाती है, ऐसी थोड़ी सी बैंड हो जाती है, क्योंकि वहां पे इसका इन्फ्लुएंस, इसकी ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करने लगती है, रिपेल करने लगती है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, और दो लाइक चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस के बीच नेगेटिव के लिए भी वैसी बनेगा। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया, ये सब चीजें याद रखिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एंटर करती है, लीड परपेंडिकुलरली, हमेशा परपेंडिकुलरली। उसके बाद नीचे कुछ चीजें हैं, वो स्पेस बच रहा था तो मैंने डाल दी। सबसे पहले क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6, k is equals to 9 10 to the power 9, epsilon naught 8.85 समथिंग समथिंग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। उसके बाद आखिरी में क्या है, अवोगाड्रो नंबर। ये चीजों की जरूरत पड़ती है, इस चैप्टर में पढ़ी है कुछ न्यूमेरिकल में, इसलिए मैंने वो सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। अब उसके बाद आ जाते हैं अगले हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा होता है कि ये देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारी बाहर निकल रही है। मैंने क्या किया, इसके पास एक प्लेट लेके आया। जब ये प्लेट यहाँ पे रखी हुई थी तो देखो इसमें से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, लेकिन जब उस प्लेट को मैंने पास में ले आया, उसी प्लेट को देखो उसमें से बहुत सारी लाइन पास हो रही है। तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एरिया चेंज नहीं हुआ, लेकिन देखो आपने उसकी लोकेशन चेंज की, उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो देखो वहां पे एक आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा जिसको हमको सबसे ज्यादा यूज करना है, E डॉट ए। एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हो सकता है ये एरिया ऐसे एंगल बनाते हुए रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड से जितना भी ये एंगल बना रहा होगा, ये देखो ये एंगल हमको दिया होगा, ये वाला एंगल की थीटा एंगल बन रहा है। तो जब इनका आप लोग डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने वहां पे लिख के रखे हैं, ई ए कॉस थीटा। उसके बाद इलेक्ट्रिक, उसके बाद गॉस लॉ वगैरह हम लोग पढ़ते हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, तो नींद आने लगी है ना। ये बच्चे तो सो भी गए, उठाओ सूरज को। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एक्स। इट इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज, यानी एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है एक्स। चलो उसकी शक्ल दिखा देते हैं आपको। ये नेगेटिवली चार्ज, ये देखो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एक्स, इट इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट वाई। ये देखो y जो है ना, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। y जो है ना इसको रिपेल कर रहा है। However, an object z, ये देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट z है, इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y। ऑब्जेक्ट y जो है ना, इससे ये देखो अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी अट्रैक्ट हो रहा होगा ऑब्वियसली। Which of the following is most possibility for the object Z? सभी को अपना अपना आंसर बताना है, जो भी उनको फील आ रहा है। एग्जाम में तो छोड़ोगे नहीं, लिखते तो आओगे, तो यहाँ पे भी आंसर देना है। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था और उसके बाजू में एक y नाम का पार्टिकल, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन एक z नाम का पार्टिकल है, वो y को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, y उससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो बताना है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा। मैं इंक ने कहा पॉजिटिव, ठीक है। अबीर का भी पॉजिटिव, जय पॉजिटिव या न्यूट्रल, समृद्धि पॉजिटिव,
पॉजिटिव, सभी का पॉजिटिव है क्या? सभी का पॉजिटिव। चलो देखो, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, तभी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और ये नेगेटिव है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट कब हो सकता है? जब क्या हो, ये पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव है तब तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। लेकिन सोचो, हमारी अर्थ कैसे चार्ज है और मून कैसे चार्ज है? कि ये भी नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा इनके बीच लगता है, हमेशा। जहां कोई नहीं है वहां भी ग्रेविटी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूट्रल पार्टिकल हो, तब इनके बीच में कैसा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा। इनके बीच में भी भले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन ना इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन उसकी वैल्यू इतनी तुच्छ सी होती है ना कि इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं, इसलिए हम उसको काउंट ही नहीं करते। सही आंसर क्या होगा कि ये या तो न्यूट्रल होगा या पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो एक ही सही आंसर मिला हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल नहीं। ये तो ऐसे ही 1 मिनट में बना लो। अरे वो है हाँ हाँ, फटाफट। पेन चलना चाहिए, पेन। बिना पेन चले सीधे दिमाग में रिटेन नहीं होती, समझ में आती है, रिटेन नहीं करती। चलो आगे। क्वेश्चन ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन सी। है एक बॉडी, उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज, इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दी और उसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप उसमें देख सकते हैं फॉर्मूला शीट में। आंसर कितना है जय? निकालो ना, एग्जाम में क्या करोगे? करना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर मैं बताऊं ये ऑब्जेक्ट सही है। मेरे को क्यों लग रहा है? तो देखो, ये बॉडी है, इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज पहले से है। इसमें हमने क्या डाल दिया, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। तो इसके साथ में कितना चार्ज अंदर जाएगा? इसके साथ में 5 × 10⁻18, ये है n, इंटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 10⁻−19, इतना कूलम। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये तो नेगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस। अब देखो 5 16 5 कितना होता है 18, है ना, 80 हो जाएगा। तो इसके कारण ये कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻−19 है, ये हो जाएगा 0.8। 16 5 80, लेकिन इसके कारण ये बन जाएगा 0.8। ये सही कर रहा हूँ ना सर? 0.8 में तो हाँ 0.8। तो फाइनली क्या बचेगा 0.2, वो भी पॉजिटिव में। हाँ तो ऑप्शन नंबर 3। हाँ तो कैसे प्लस 1.8 आया था? सर लिखा हुआ है ना 1 कूलम। पॉजिटिव किया था 1 कूलम आपको चार्ज दे रखा है, निगेटिव तो कहीं नहीं लिखा है। आपने इलेक्ट्रॉन डाले, मतलब वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, आपके खाते में 100 रुपए थे, मैंने उसमें -80 रुपीज डाल दिए, तो कितने हो गए, 20 रुपए हो गए ना, निगेटिवली चार्ज।
अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि ऊपर में ना एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और हमको पता है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और वो निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, बीच में एक ना कंडक्टर रख दिया है, कोई मेटल की बॉल है, ये एक मेटेलिक बॉल। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके की हो जाएगी? ऊपर में पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और नीचे में नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, तो क्या होगा? इस शीट में आप देखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 5 प्रॉपर्टीज हैं, छठवीं एक और है, उसमें आप लोग लिख लेना। सबसे पहली चीज, ये इमेजिनरी और कंटिन्यूअस होती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन कंटिन्यूअस होती है। जैसा अभी भैया ने बोला ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो भाई कट हो गया, कंटिन्यूअस होती है। दूसरी क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव, हाँ नेगेटिव एंड होती है। उसके बाद ये डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्या यहाँ पे क्लोज लूप बना रही है? क्लोज लूप कैसे बन रहा है? यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, क्या ऐसे घूम के गई क्या? नहीं गई ना, तो क्लोज लूप नहीं बन रहा है, कभी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। मैग्नेट में क्लोज लूप बनता है क्या? मैग्नेट में क्लोज लूप बनता है, यहां से ऐसे जाती है और यहां से ऐसे आ जाती है, तो मैग्नेट में क्लोज लूप बनता है, इसमें क्लोज लूप नहीं बनता। प्रॉपर्टी पढ़ो आगे। ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर रहेगी और उसके बाद एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। और एक छठवीं प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोले है जो भी, ये ना 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बताओ क्या है आंसर अभी? देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 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 देखो, देखो अब देखो यहाँ ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक मेटेलिक पीस है न्यूट्रल, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव को देखेगा ना तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ पे पूरे जमा हो जाएंगे और इसके जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जमा हो जाएंगे। अभी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पता है यहाँ से इसकी तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो भी सरफेस की बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब ये पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नीचे की तरफ जाएगी, और जो पहले से जा रही थी वो तो अभी भी जाएगी। हाँ हाँ, बाकी सब तो सीधी जाएंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है परपेंडिकुलर, सरफेस है परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर निकली लेकिन इसके ऊपर परपेंडिकुलर एंटर डी ही तो आंसर है। ये देखो पॉजिटिव से निकली, भावनाओं को फिर हाँ उसमें थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, परपेंडिकुलर जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 4 ऑप्शन है, इसमें से नन ऑफ द अबव है क्या कोई? तुमको सबसे सही आंसर पे टिक कर लो। अब वहां पे अलग से एक ऑप्शन ई नॉन अबव लिखोगे क्या? तो चारों में से कौन सा करेक्ट है? सबसे सही चारों में से ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 2 पॉइंट चार्ज, इसमें न्यूमेरिकल्स बनाना है आपको, एग्जाम में आएगा। 2 point charges plus q and minus 2q are placed at the vertices B and C। रख देते हैं, आप लोग भी बनाना शुरू करो। यहाँ पे माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू और यहाँ पे -2q चार्ज रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC ऑफ साइड A as given in figure। Obtain the expression for number 1, the magnitude and direction of resultant electric field at the vertex A। A के ऊपर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स A ड्यू टू these two charges, these two charges। चलो तो समझते देखो, इस चार्ज के कारण पॉइंट ए के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालूं?
कैसे निकालता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? सबसे पहला काम क्या करता हूं, एक लाइन बना देता हूं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको और चार्ज को जोड़ देता हूं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना वो इसी लाइन के अराउंड होने वाली है। किस पॉइंट पे निकालना है? इस पॉइंट पे। तो बताओ अवे होगी या टुवर्ड्स होगी? अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी बने। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है, सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ हमेशा, इस लाइन के अलोंग ही डायरेक्शन होने वाली है। तो देखो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स। वेरी गुड। तो इसकी डायरेक्शन होने वाली है टुवर्ड्स। अब इनका रिजल्टेंट हमको निकालना है। रिजल्टेंट, अगर ये दोनों चार्ज बिल्कुल सेम होते ना तो रिजल्टेंट इनका बीचों बीच आता, एकदम बीचों। सर क्योंकि उसमें वर्टिकल आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डायरेक्शन एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो इसमें आपको निकालना रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होता है इन दोनों के बीच? अरे एक बात बताओ, एक फोर्स ऐसा लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या ऐसा होगा? आप ये तो बोल रहे हो सर ऐसा है, हाँ बीच में आएगा, लेकिन भाई स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी बिल्कुल बीचों बीच जाएगी। लेकिन अगर ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी तो स्ट्रेट लाइन। तो वैसे हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोगों ने अगर वेक्टर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि अगर दो कोई वेक्टर है, ये वेक्टर का नाम है क्या? Q, और इस वेक्टर का नाम है P, इनके बीच में एंगल कितना बना हुआ है? थीटा। तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? हमेशा इनके बीच में बनेगा। इनके बीच में मान लो यहाँ कहीं पे रिजल्टेंट बनेगा, और इसका एंगल यहां से मान लो कितना है? अल्फा। किससे निकाला मैंने एंगल? P से। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? tan अल्फा। आपको डायरेक्शन भी निकालना है, इससे तो मैग्नीट्यूड आएगा और इससे डायरेक्शन आएगी कि वो P वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से इतना एंगल तो बन रहा है। क्या है फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला है Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये 11th में है कि दो फोर्सेस के बीच में, वहां पे हम लोग फोर्स पढ़ते थे, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ये, और उसकी डायरेक्शन निकालते हैं ऐसे। हमेशा एप्लीकेबल, चाहे दोनों परपेंडिकुलर हो चाहे कैसे भी। तो इसको आप लोग को लिख लेना चाहिए, क्योंकि वेक्टर है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा आउटकम है, रिजल्टेंट निकालना। अब चलो भाई बताओ, अक्षिता, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ये कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K चार्ज कितना है? Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? A स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डू K माइनस 2Q अपॉन में A का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे ना तो इसमें क्या करते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव हमको दिखाता है अवे और नेगेटिव हमको दिखाता है टूवर्ड्स। दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगाया, अगर नेगेटिव आ गया मतलब हम समझ जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स।
लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। P की जगह पे क्या रखेंगे, KQ अपॉन A स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, K2Q अपॉन A स्क्वायर। हाँ आप बाहर लेके चले जाओ, लेकिन यहाँ पे हम सब क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड क्यों रख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों की डायरेक्शन पता है। अगर आपने नेगेटिव साइन के साथ रख दिया ना तो पता है क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं। ये माइनस साइन हमको क्या बता रहा है, ये टुवर्ड्स है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जब आप लोग वैल्यू पुट करोगे, तो मैं इसमें से डिलीट कर देता हूँ इसको। अब आप लोग वैल्यूज पुट करना, क्योंकि देखो अगर ये वेक्टर ए है तो पता है ये क्या हो जाता है, माइनस ऑफ वेक्टर है। तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया तो डायरेक्शन को क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। और यहाँ पे एक ये जो एंगल बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है इनके बीच, 60। कौन बोला 60? ये तो होगा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा नहीं, इक्विलेटरल है, तो ये 60 ये 60 और ये अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 होगा ना, ये 60 और ये स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल होता है, 1, तो ये कितना होगा 120। ये एंगल कितना है 120। इक्विलेटरल है तो सब 60 होगा। 120 रखेंगे यहाँ पे, cos 120 कितना हो जाएगा, sin 90 प्लस 30, यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि cos नेगेटिव है, माइनस 1/2। हाँ तो cos 120 की जगह पे लिखेंगे हम लोग माइनस 1/2, माइनस 1/2 हो जाएगा। क्या cos 90 plus 30 तो minus 1। sin, अरे ये इसकी बात बता रहा था मैं, cos 120 को क्या लिखोगे, sin 90 प्लस 30 लिखोगे, इसी को cos में अच्छा हाँ, cos 90 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा, sin 30 माइनस sin 30। इसको हम लिखेंगे cos 90 प्लस 30 को हो जाएगा माइनस sin 30। चलो वैल्यूज पुट कर लेना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसमें यही इसका आउटकम था, यही फॉर्मूले याद रहेंगे। देखो एंगल किससे बना रहा है, उसके साथ में ना कोई एंगल नहीं आता। देखो देखो ध्यान से, एंगल किससे बनाया है रिजल्टेंट ने, P से, और यहाँ पे देखो P अकेला घूम रहा है, इसके साथ में कोई एंगल नहीं। ये तक क्लियर है। और एंगल भी कौन सा आता है, tan अल्फा। ये फॉर्मूला यार याद रखना है इसको, और इसका वहां डेरिवेशन भूल ना करो। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इट फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू। इसका डायग्राम भी दिया हुआ था, मैं डायग्राम बना देता हूं। इसका डायग्राम दिया हुआ था कुछ ऐसा, इनके बीच में डिस्टेंस जो है ना वो 1.5 सेंटीमीटर, ऊपर नेगेटिव 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 नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये 1.5 सेंटीमीटर की हाइट पे है, 1.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अब ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है नीचे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला है कि आपको ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लेक्टिंग द ग्रेविटी। तो हम ग्रेविटी को कंसीडर ही नहीं करेंगे, ग्रेविटी जैसे कुछ नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, उसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग नीचे पहुंचने में टाइम कैसे निकालें, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी थ्रूआउट कांस्टेंट भी नहीं रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे इनके बीच फोर्स भी बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो देखो टाइम हमें निकालना है, टाइम। तो एक फॉर्मूला है क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जब वो यहाँ पे नीचे टच करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v, है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as।
यहाँ पे एस की जगह पे मैं एच लिख देता हूँ। एच कितना है हमारा 1.5 सेंटीमीटर। नहीं तो वेलोसिटी भी तो हमें नहीं पता है, तो एक्सेलेरेशन तो निकल जाएगा। वेलोसिटी भी नहीं पता है ना। ये वाला फॉर्मूला, अरे तो ये वाला फॉर्मूला, अरे फॉर्मूले की कमी है क्या? एस इज इक्वल्स टू यूटी। हाँ ये है हमारे काम का। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये तो गया। ये क्या है? एच इज इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2h अपॉन ए रूट ओवर। एक्सेलरेशन कैसे निकालें? एक्सेलरेशन क्या होते हैं? एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यू ई से। हाँ भाई फोर्स निकाल रहे हैं हमको, ई की वैल्यू दिया तो अल्टीमेटली वही लगाने वाले हैं, पर स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। तो बच्चों ने बोला कि सर इसका टाइम पीरियड हम ऐसे निकाल सकते हैं, कितने टाइम में आएगा, लेकिन सर एच तो दिया है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया है। तो फिर बच्चों को याद आया कि एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास हमें पता है। अब इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? तो आज की क्लास का हमारा पहला ही फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और दूसरा क्या था? यहाँ पे दिया हुआ है देखो, फोर्स अपॉन चार्ज एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? इसकी जगह पे, फोर्स की जगह पे Q इंटू ई इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू ई अपॉन एम। बस इसको उठा के वहां पुट कर दो। आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगी वो पता है, एच की वैल्यू पता है, तो टाइम पता चल जाएगा। तो चलो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो T इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2h m Q इंटू ई। नहीं समझ रहा है आगे। तो टाइम पीरियड निकालना था, तो हम लोगों ने न्यूटन लॉ की हेल्प ली। पहला वाला जो फॉर्मूला लगाया वो काम नहीं किया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर वाला। तो दूसरा एक और फॉर्मूला है जिसमें t आता है, हमने उसकी हेल्प ली तो हमें पता चला इससे हो जाएगा। एक्सेलरेशन की दिक्कत थी तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? q इंटू ई। ये सब क्वेश्चंस बनाने से ना फॉर्मूले का लूप आपको पता चलता है, कैसे कैसे फॉर्मूले लगाने हैं। तो यहाँ पे अभी आलस्य नहीं करना, क्वेश्चन बनाना, जिसको नहीं चलेगा फॉर्मूले अपने रिटेन होते हैं, याद रखिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? इसी में अगला क्वेश्चन कि अगर फील्ड को रिवर्स कर दिया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और इसकी जगह प्रोटॉन आ गया, तो उसे नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा या अलग टाइम लगेगा? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऊपर चार्ज भी सेम रहता है, सेम टाइम लगेगा या अलग टाइम लगेगा? अलग लगेगा, क्योंकि देखो मास भी तो है, प्रोटॉन का मास जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो उसको पहुंचने में भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। हाँ 136 टाइम ज्यादा, तो इसका मास ज्यादा है, तो फॉर्मूले में हमको ना सिर्फ यहाँ चेंज करना पड़ेगा। अब आप खुद बताओ यहाँ पे कि टाइम पीरियड नेगेटिव में आ सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पे चार्ज की आप पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेना इलेक्ट्रॉन की भी 1.6, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं आ सकता। वैल्यूज पुट करूंगे, चलो वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 0.015 इंटू मास कितना होता है इसका? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू ई दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 4। बस इसको सॉल्व करना, आधे घंटे से वही है वो। तो इसको सॉल्व कर लेंगे।
आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसे तो सॉल्व करना बताना है। सर बता दो आप आंसर मत बता ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी रखा है क्या कोई? सॉल्व उसका एग्जांपल है। इसमें देखना उसका सॉल्व एग्जांपल है। चलो अगला क्वेश्चन है। चलो ये वाला बनाओ, खत्म करो इसको जल्दी। अरे रूट में है उसके अंदर। हाँ वही रूट के बाद। हाँ तो 9.1 है ना, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। नहीं रूट लेके यार। अच्छा रूट लेके आ 81.9 था 81 कितना है सामने? इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन 2.9 समथिंग, आपका इतना 3.1 आ रहा है। मेरा रूट 0.91 फैक्टर माइनस मैं छोड़ना। चलो अगला वाला क्वेश्चन। अब उसमें कैलकुलेशन बस है, कैलकुलेशन आपसे करना पड़ेगा। 2.9 into 10 के और माइनस ऐसे ही है। हाँ चलो एक इस क्वेश्चन को तो बनाओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इसके फॉर्मूले आपने सब दे रखे हैं, बहुत इजी है भाई आपका क्वेश्चन है। क्विक, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। इट इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ इतना विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। इफ इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क क्या होता है? Pe sin थीटा। तो हमको टॉर्क दिया हुआ है, P तो हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि चार्ज नहीं दिया हुआ है। हाँ वही पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल। फिर क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है Pe sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्या होता है? 2a क्यूब E sin थीटा। यहाँ पे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, 2a की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। बच्चे लोग a की वैल्यू को 2 सेंटीमीटर समझते हैं। किसने क्या किया मिस्टेक? तो 2a जो है ना, ये पूरा का पूरा, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा, ये 2a के इक्वल। हाँ तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.02 इंटू क्यू। ई की वैल्यू दे रखी है 10 to the power 5 इंटू 8√3 इंटू साइन 60 √3/2। √3 से √3 कट जाएगा, यहां से Q की वैल्यू आएगी 8। 10⁵ भी तो है। 8000 आएगा। √3 से √3 कट गया, ये इधर आके 16 बन गया। तो 16 डिवाइडेड बाई 0.02, इसको मैं क्या कर लेता हूँ 2 into 10 to the power 3 कर देता हूँ। 2 into 10 to the power 3, तो ये हो जाएगा कितना? 8 into 10 to the power कहाँ से 8 जा रहा है? कूलर इसके बाद निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अगर 0 डिग्री पे होता तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो फॉर्मूला देखो वहां पे आपको उसको दिखाई देगा -Pe cos थीटा, -Pe cos थीटा। इसमें कहां से पोटेंशियल एनर्जी? ये बॉडी अगर राउंड पे रखी कितनी पोटेंशियल एनर्जी? हाँ तो 0 डिग्री, मतलब अगर वो अलाइन है तो 0 डिग्री। क्या है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होती है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है, ऐसे तो नेगेटिव होती है। आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है? 0 डिग्री पे।
चलो इसके बाद देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस टी ई कॉस थीटा। टी की वैल्यू क्या है? 2a क्यू। क्यू तो ये भी निकालो ना ताजा ताजा। हाँ तो 2a क्यू। 2a कितना है हमारा? 0.02। क्यू की वैल्यू कितनी है? 8। हाँ सब दिया हुआ है, p को छोड़ के अब p निकल जाए तो वही तो निकाल रहे हैं। तो अरे अलग क्वेश्चन में पूछा था ना मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। नहीं सर, इसके लिए बोल रहा था, अलग अलग आप अब तो वही तो कर रहे हैं इनडायरेक्टली। लंबा हो रहा है। तो मैं क्या करूँ यहाँ? तो ये कराने के लिए बाकी सब कर लेते कर दीजिए। अरे तो पी की बिना पी के कैसे वैल्यू आएगी? फिर यहाँ से निकलेगा सर। तो वही तो वही तो निकाल रहा हूँ मैं, 2a क्यू करके p निकाल रहा हूँ। और कैसे p अभी निकाला? अलग से क्यों निकाल रहे हैं? क्यों तो है ना। तो वही भी सर 16 10 और टू 0.02 into 8 into 10 to the power -3 into कितना हो जाएगा ये? 1/2 और सामने में माइनस माइनस सर हो गया ना सर। क्या? सर भूल गए थे। सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना भूल गया ना। हाँ into 10 to the power 5। देखो कितना है पोटेंशियल एनर्जी? हाँ इसका आंसर याद है मुझे, -8 जूल। -8 जूल के पास इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये तो गॉस लॉ वाला है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। देखो घर जाके आप लोगों को रिवाइज करना ही है। जैसे ही टेस्ट लेने वाला होगा ना उसके पहले मैं पूरी डेरिवेशन आप लोग को रटा दूंगा, लेकिन पहले टेस्ट में डेरिवेशन नहीं आएगी। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड जैसे क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें डेरिवेशन से एक भी नहीं आएगी। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे उस टेस्ट में। तो ऑब्जेक्टिव है बनाने के लिए 1.5 घंटे का टाइम सफिशिएंट होगा। उसको सॉल्व करेंगे, वो आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए होगा। उसमें चीटिंग बिल्कुल मत करना, वो आपको बताएगा आप कितने पानी में हो। मेरे को क्या दिख रहा है? मेन टारगेट हमारा एग्जाम है। तो अभी तक जो किए, लेकिन हम ना मेन एग्जाम को फोकस करके हमें भी प्रिपरेशन करनी है। टेस्ट देना है ताकि पता चले कि क्या समझ में आता है क्या नहीं, कितनी हमें वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।